माध्यम प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। सो इंग्लिश माध्यम पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आरसी की। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसका समझने का तरीका देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आरसी एक बहुत मेजर पोर्शन आता है एसएससी सीजीएल के मेंस में। ठीक है, और मेंस में आपको अगर मेरिट में आना है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की ज़रूरत है। आपको बियॉन्ड वो चीज़ करनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, बिकॉज ग्रामर सब कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामर सब ने करी है। आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो ला सकते हैं वो आरसी से ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आरसी आती है, बिकॉज इसमें आपकी कोई भी ग्रामर स्किल्स, आपकी अदर स्किल्स कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर आपने बेसिक, आपको अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, ठीक है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपको पैसेज समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन सही पढ़ के सही उसको इंटरप्रेट किया, आपका उसका इंटरप्रिटेशन सही है, ठीक है, तो आप उसको एकदम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे, आपको एक एज दिलाएंगे। ओके, तो इस पर्पज़ से हम आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आज हम आरसी डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, अभी हम मॉक टेस्ट जो कंटिन्यू करवा रहे हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, ये मॉक टेस्ट नंबर 23 का पैसेज नंबर 2 है। ठीक है, हम पैसेज नंबर 2 को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट लेट्स बिगिन द सेशन विद थॉट ऑफ द डे। ड्रीम्स वोंट वर्क डोंट वर्क अनलेस यू डू, यानी कि आपके सपने काम नहीं करते जब तक आप काम ना करें। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ सपने देखना है, अच्छा लगता है कि एसी गाड़ी हो, एसी केबिन हो, या लोग सलाम करें, या गांव जाएं तो लोग बड़ा आदर सम्मान से मेरे पेरेंट्स से बात करें कि आपका बेटा तो यार एसएससी में ऑफिसर लग गया है ना। तो वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए खुद को हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, राइट। तो वो हार्डवर्क आप नहीं करेंगे तब तक वो अचीव नहीं कर सकते, आपके सपने नहीं पूरे होंगे। ओके, चलते हैं आगे सेशन की तरफ। तो अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप जब अभी तक हम करते आ रहे थे कि सीधा आरसी पढ़ने लग गए, ठीक है, पैसेज पढ़ने लग गए, हमने वो चीज़ नहीं करनी है। हम क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पैसेज काफ़ी बड़ा होता है, तो वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते पैसेज के। ठीक है, हमें चाहिए, हमें क्योंकि ये आरसी करना है, वहाँ पे हमें अपनी जीके नहीं इम्प्रूव करनी है, हमें जीके को, अपना जीके का ज्ञान नहीं बैठ के बढ़ाना वहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्क्स चाहिए, हमारा मेन फोकस है मार्क्स। कौन से मार्क्स? जो हमें मेरिट में ला सके। ठीक है, उसके लिए हमें सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, टू द पॉइंट पढ़नी है, और टाइम भी क्योंकि शॉर्ट होगा, है ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कीवर्ड्स, ठीक है, या फिर की पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमें कीवर्ड्स या की पॉइंट्स मिल गए तो हमारे कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हमें फिर वो पैसेज पूरा हमें एकदम डीपली उसको स्टडी करके एक एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मिल गए तो हमारे एकदम से पैसेज जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो कीवर्ड्स और की पॉइंट्स हमें मिलेंगे कहाँ से? हमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मिलेंगे क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चीज़, पेपर हाथ में आते ही हमने अपनी ग्रामर कर ली, या फिर आप सबसे पहले पैसेज ही अटेम्प्ट करा, जो भी आपका तरीका है, ठीक है, उसको देखते हुए आप अगर सपोज करो पैसेज पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने सीधा पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, आपने जाना है पहले क्वेश्चंस पे। तो हम भी अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और कीवर्ड्स और की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हेयर? ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का क्यों, उसका क्या मतलब है। यानी कि ये उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है। किसकी डेफिनेशन पूछ रहा है? किसकी डेफिनेशन पूछ रहा है? इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की। पैसेज में बात की गई होगी तो हमें पहला कीवर्ड मिल गया, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, क्या मतलब है उसका, मिल गया हमें पहला कीवर्ड। सेकंड चलते हैं, what is the third issue being mentioned in context of the share of revenue? वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू, जो भी इससे आमदनी इकट्ठी होगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको बांटने के ऊपर थर्ड जो इशू मेंशन किया गया है वो क्या है। तो हमें पता चल गया कि एक तो हमें यहाँ पे बात हुई जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा उसके शेयर करने का जो थर्ड इशू है, हमें उसको डिस्कस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमारे को सेकंड कीवर्ड भी मिल गया कि रेवेन्यू के शेयर को, शेयर के बारे में थर्ड इशू। ओके, फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक, इसका मतलब क्या है? मीन्स
यानी कि उसमें पैराग्राफ में ये कोई लाइन होगी, फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक, हमें इसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना है कि इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं वो। ओके, तो हमारे पास थर्ड कीवर्ड भी आ गया, फॉरेस्ट टू, की पॉइंट आ गया, फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक। हमें ये स्टेटमेंट जहाँ पे भी मिलेगी हमने वहीं पे हमें आंसर मिल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। What is the concern about the integrity of accounting system? वो कह रहे हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि सत्यता यानी ईमानदारी। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि जो इस अकाउंटिंग सिस्टम की ईमानदारी के ऊपर, यानी कि ये अकाउंटिंग सिस्टम एकदम अपनी ईमानदारी से काम करेगा, इसके ऊपर क्या कंसर्न जाहिर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या कंसर्न जाहिर किया गया है इसके ऊपर, हमने वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे को पता चल गया कि अकाउंटिंग सिस्टम की ईमानदारी के ऊपर जहाँ चिंता जाहिर की जाएगी हमें वहाँ पे अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटोकॉल इन द टेक्स्ट। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब होता है कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अपना काम करना है। ठीक है, अब जैसे हम जाते हैं, अगर आप किसी ऑफिशियल मीट पे जाएं, है ना, तो आपको पता है कि वहाँ का कुछ प्रोटोकॉल होता है कि आपको पहले जाके वहाँ पे उनसे हैंडशेक करना है, या अब जैसे किंग की बात करें तो सबसे पहला होता है कि पहले किंग को हमने सलामी देनी है, ग्रीट करना है, फिर क्वीन को देनी है, फिर उनके जो कॉन्सोर्ट्स होंगे उनको देनी है, राइट। तो वो एक प्रोटोकॉल है कि हमें उसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो एक क्या हो गया कि एक प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि एक आपका कुछ सेट गाइडलाइंस बना है, कुछ काम करने का एक तरीका बना हुआ है, मेंशन्ड है, ठीक है, उसको फॉलो करना। वो क्या हो गया, जो सेट ऑफ तरीका बना हुआ है, एक गाइडलाइंस बनी हुई है, वो प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो वैसे तो हमें यहीं पे देख के समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बारी पैसेज पे चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्लासगो समिट, ग्लासगो में एक समिट हुआ था, समिट हुआ था मतलब मीटिंग टाइप, है ना, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि उसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से, अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव मतलब जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से, ग्लासगो समिट के उनमें से एक था, वॉज टू फ्रेम द फाउंडेशन ऑफ एन इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम। उनमें से एक था एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, फाउंडेशन रखना मतलब एक मसौदा तैयार करना, किस चीज़ का? इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक फ्रेम बनाना, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना कि इसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज होंगी, इसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये उसका एक बेसिक एजेंडा था। उनमें से एक एजेंडा ये भी था। अब ये इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? लिस्टेड इन द पेरिस अग्रीमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। ये क्या है? इसकी बात, इस वाले जो इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का बात कर रहे हैं हम, जिसके लिए हमने फ्रेमवर्क बनाना था, वो उसका जिक्र किया गया है पेरिस अग्रीमेंट में। पेरिस में कोई अग्रीमेंट हुआ होगा पेरिस अग्रीमेंट नाम से, ठीक है, जिसका पर्पस था टू अचीव, जिसका पर्पस था कि एक टारगेट नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस की बात कर रहे हैं ना, अपनी फैक्ट्रीज से निकलने वाला, उसको जीरो तक लेकर आना। कब तक? 2050 तक। ये पेरिस अग्रीमेंट का, पेरिस अग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसका ये पर्पस था। ठीक है, उसका टारगेट ये था कि हम नेट जीरो तक लेकर आए 2050 तक अपने कार्बन एमिशन को। ठीक है, और इसके बारे में इस पेरिस एग्रीमेंट में जिक्र किया गया था इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, जिसका मसौदा अब तैयार, जिसका फ्रेमवर्क अब तैयार हुआ ग्लासगो समिट में। ओके, इट वुड एनेबल नेशंस, ये उनको छूट दे देगा, एनेबल कर देगा, यानी कि उनको एक तरीका दे देगा नेशंस को कि क्या कर सके वो, टू ट्रांसफर क्रेडिट्स टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे को अपने क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सके, एंड ऑफसेट देयर एमिशन टारगेट्स, और अपने जो एमिशन टारगेट्स है उनको पूरा कर सके। ऑफसेट मतलब पूरा करना, ठीक है, तो उनको पूरा कर सके। अब क्या इससे आप समझ रहे हो? देखो,
जैसे आप सपोज करो मैं एक कंट्री हूँ, ठीक है, मेरे पास 50 पॉइंट्स तक का 50 टन कार्बन एमिट करने का लाइसेंस है, ठीक है, मतलब ये मेरे क्रेडिट्स है। एक कोई दूसरी कंट्री है जो मतलब मुझसे साइज में मतलब एरिया में भी छोटी है, ठीक है, और उसमें इतने लोग भी नहीं रहते, उसकी पॉपुलेशन भी कम है, उसमें फैक्ट्रीज भी कम है, लेकिन उसका भी 50 टन का ही क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो अब मेरे पास जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो तो मेरी पॉपुलेशन के यूज़ के लिए काफ़ी नहीं है। मेरे को चाहिए थे 70 पॉइंट्स, मुझे मिले हैं 50 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब मेरे तो 50 पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे साल भर में आके, तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो अगर इनका मान लो कि इनका होता है 40 टन यूज़ होता है, तो मैं कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम से जो इनका पेंडिंग बचा हुआ 10 टन है वो मैं खरीद लूँगा, इनको प्राइस दे दूंगा, इनको ज़रूरत होगी पैसों की, इनके पैसे काम आ जाएंगे और मेरे को 10 टन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मेरे पास हो गए 60 टन, मेरा ज़रूरत थी 70 टन की, अब मैं 10 टन किसी और कंट्री से जुगाड़ कर लूँगी, है ना। तो ये है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि हमें यहाँ पे देखो कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब पता चल गया, मीनिंग पता चल गया, जिसका मतलब है कि वो अपने एक दूसरे को अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र कर सके, राइट, एक दूसरे को अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र कर सकें और अपने जो एमिशन टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सकें, कि उनको इतने टन तक ही एमिशन करना है। अब सपोज करो मेरे को 50 टन का रख चाहिए था, है ना, 50 टन मेरे को दे रखा था कि आप इतना ही एमिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इनसे ले लिया, मैंने अपना 70 टन तक कैपेसिटी बढ़ा ली और मेरी प्रोडक्शन भी इतनी होती है कि मैं 70 टन ही यूज़ करती हूँ, मेरा तो हो गया पूरा टारगेट, ठीक है। तो ये चीज़ है। क्रिटिक्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। तो अब क्रिटिक्स कौन होते हैं? वो लोग जो इसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं ना, कुछ उसके पक्ष में भी होते हैं, कुछ विपक्ष में भी होते हैं, पर क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के जो क्रिटिक्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के, और जिनमें से एंड देयर आर मेनी, जिनमें से बहुत हैं, जो कि बहुत हैं, बहुत मात्रा में है, से इट वुड गिव लीवे। लीवे का मतलब होता है छूट देना, कि ये छूट दे देगा टू डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज को छूट दे देगा, और कंट्रीज और कंपनीज को, दैट आर हाईली पोल्यूटिंग, उनको जो कौन सी, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज ही ऑब्वियसली पोल्यूट करें तभी वो डेवलप्ड है ना, उन्हीं से ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनको एक छूट दे देगा, और वो क्या करेंगे, जो कि वो वैसे ही पोल्यूशन बहुत फैला रहे, टू स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ मतलब बच के निकलना, बच के निकल जाएंगे, मेकिंग डीपर कट्स इन देयर लो एमिशंस बाय बाइंग क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज। अब देखो मुझे उन्हें मेरा टारगेट था 70 का, अगर मुझे 50 का टारगेट दिया था उन्होंने, तो डेफिनेटली मुझे कम करने के लिए कहा था ना उन्होंने, कि 70 से कम करो भाई, 50 टन पे लेकर आओ, आप बहुत ज़्यादा कार्बन छोड़ रहे हो वातावरण में। लेकिन मैंने इनसे खरीद लिया, और से खरीद लिया, और से खरीद लिया, मैंने अपना 70 टन पूरा कर लिया, तो मैंने क्या किया, मैं बच गया ना, मेरे तो कार्बन कार्बन एमिशन कम नहीं हुआ ना मेरा कार्बन एमिशन कम। तो उससे क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने कट्स में, मतलब वो अपने जो लो एमिशन उनको टारगेट दिया है लो एमिशन का, वो उससे बच के निकल जाएंगे, और फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा चीज़ क्या होगा, एक तो उससे बच के निकल जाएंगे, और क्या करेंगे, बाय बाइंग क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज एट एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसेस, कि वो गरीब देशों से बहुत महंगे, मतलब बहुत ही सस्ते दामों पे कार्बन पॉइंट्स उनके खरीद लेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग कर लेंगे, और वो उससे बच के निकल जाएंगे, जो उनको अपने एमिशन रेट्स कम करने थे, तो उनको तो डबल फायदा हो गया ना। तो देयर आर ऑल्सो मेजर डिफरेंसेस ओवर वेदर द न्यू ट्रेडिंग सिस्टम। वो बोल रहे हैं कि इस बात में भी बहुत ज़्यादा अभी तक मतभेद चल रहा है, किस बात में, कि जो नया ट्रेडिंग सिस्टम है विल रिकग्नाइज हिस्टोरिकल एमिशंस परमिटेड अंडर अर्लियर प्रोटोकॉल्स। वो कह रहे हैं कि इस बात में बहुत ज़्यादा मतभेद है, कि ये भी देखने वाली बात होगी कि जो ये ट्रेडिंग सिस्टम हमने कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, क्या वो जो इससे पहले का ऐतिहासिक एमिशन, जो हमने एमिशंस परमिटेड किए थे, कि किसी कंट्री को कितने का टारगेट दिया था, किसी को कितने का टारगेट, अलग अलग कंट्रीज को जो भी उनके टारगेट्स थे, क्या वो अर्लियर प्रोटोकॉल्स में जो डिसाइड हुए थे उनको मानेंगे, ठीक है। तो अभी इस बात का भी चिंता का विषय है कि क्या वो उन पॉइंट्स के ऊपर अग्री करेंगे जो हमने पहले की मीटिंग्स में या प्रोटोकॉल्स में डिस्कस किए। तो प्रोटोकॉल्स वही हो गया, सेट ऑफ रूल्स, किस तरीके से करना है कुछ चीज़, है ना। हमें दो आंसर्स मिल गए अपने, एक तो हमें ये मिल गया कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, और दूसरा हमें ये मिल गया कि प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। Others want rules that permit double credits। वहीं पे कई ऐसे देश भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं डबल क्रेडिट्स उनको मिल जाए, हमें डबल क्रेडिट की परमिशन मिल जाए। किसके लिए? फॉर द नेशन फंडिंग अ पर्टिकुलर कार्बन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट। उन देशों के लिए जो कि कोई भी कार्बन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसको फंड कर रहे हैं। ठीक है, फंड कर रहे हैं कैसे हो सकता है? देखो, सबसे पहला होता है, अब कार्बन कम करनी है तो सबसे फर्स्ट जो हमें बेसिक से एक तरीका पता है वो है पेड़ उगाओ। ठीक है, अब मैं यूएस हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को अपने कार्बन मतलब ये मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे देखो अमेजोन के जंगलों का इतना हिस्सा तो पहले से जंगल से भरा था, इतने हिस्से में और जंगल लगा देता हूँ, इसको लगाने का जो खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। ठीक है, प्लांटेशन करना है, एम्प्लॉयज़ रखने हैं वहाँ पे, उसकी देखभाल करनी, इसका खर्चा मैं दे दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में मुझे एक्स्ट्रा कार्बन ट्रेडिंग के पॉइंट्स मिल जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिससे कार्बन रिड्यूस की जाए, उनको अगर कोई नेशन फंड कर रहा है तो उनको डबल क्रेडिट्स मिलने चाहिए। कैसे कि सच एज द रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, वही बात होगी जहाँ पे वो प्लांटेशन करेंगे, रीजनरेट करेंगे फॉरेस्ट को टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक। अब एक दूसरा आपको पॉइंट था, एक्ट एज फॉरेस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक का क्या मतलब हुआ, है ना, कि वो क्या करेंगे फॉरेस्ट। अब देखो सिंक मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम अपना कचरा डालते हैं। सिंक होता है जहाँ पे हम ग्लासेस वगैरह, कचरा नहीं डालते, सॉरी, ग्लासेस वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं ना, तो वो क्या करता है? गंदगी को ले जाता है। ठीक है, कार्बन सिंक मतलब वो जगह, वो चीज़ जो कार्बन की गंदगी को ले जाए। ठीक है, यानी कि कार्बन एमिशन को कम कर दे। तो फॉरेस्ट क्या करेंगे? वो एक कार्बन सिंक की तरह कम करेंगे, यानी कि वो कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ओके, तो ये हमें हमारा थर्ड आंसर भी मिल गया। कार्बन एमिशन, फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक का क्या मतलब था? यानी कि फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे, यानी कि फॉरेस्ट कार्बन को एमिशन को कम करेंगे। ओके, एंड फॉर द कंट्री इम्प्लीमेंटिंग इट, और उन देशों को भी मिलना चाहिए डबल क्रेडिट जो इसको इम्प्लीमेंट करे। अब जैसे यूएस ने अमेजन के जंगलों में पेड़ लगवाए, और है ना, और प्लांटेशन करी, और इतना एरिया और कवर कर दिया, तो यूएस को तो डबल क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन अमेजन, ठीक है, यहाँ वाले कंट्री को भी, जिसके अंदर में अमेजन फॉरेस्ट की ये रेंज आती है, उसको भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसको भी मिलना चाहिए डबल क्रेडिट। ये वो कह रहे हैं कि दोनों नेशंस को मिलना चाहिए, जिसने तो फंड किया उसको, और जहाँ पे उसने ये, जिन कंट्रीज ने ये प्लांटेशन करवाई है, जिसने ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, उनको भी। ठीक है, अ थर्ड इशू इज वेदर अ शेयर ऑफ द रेवेन्यू। अब आपको याद है एक हमने की पॉइंट पढ़ा था कि थर्ड इशू क्या है द शेयर ऑफ रेवेन्यू को लेकर, आ गया वो क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अ थर्ड इशू इज वेदर अ शेयर ऑफ द रेवेन्यू। वो कह रहे हैं कि तीसरा मसला एक ये भी है कि जो इसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा उसका शेयर फ्रॉम सच अ बायलेटरल ट्रेडिंग, जो इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा ऐसी बायलेटरल ट्रेडिंग, यानी कि दोहरी ट्रेडिंग के साथ में, ट्रेडिंग एग्रीमेंट से अगर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या उसका शेयर विल गो टूवर्ड्स द यूएन्स अडेप्टेशन फंड, क्या उसका शेयर यूएन के अडेप्टेशन फंड को जाएगा? ये भी एक तीसरा मसला है। ठीक है, देयर हैव ऑल्सो बीन कंसर्न्स अबाउट द इंटीग्रिटी। अब याद आ गया, हमने इंटीग्रिटी इसके सत्यता के ऊपर भी बात करी थी। क्यों करी थी बात? देयर हैव ऑल्सो बीन कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम फॉर सच क्रेडिट्स। ऐसे क्रेडिट्स की अकाउंटिंग सिस्टम की ईमानदारी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। डेफिनेटली अभी हमने बात करी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, वो क्या करेंगे? एक्सप्लॉयटेटिव प्राइस पे लेंगी उनसे, क्रेडिट एक्स्ट्रा ले लेंगे, और अपना कार्बन एमिशन वो कम ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका क्या क्या फायदा हुआ? अब बताओ कि अगर जिस जिस देश ने सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाना, उसने कार्बन कम ही नहीं करना, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने का फायदा ही नहीं। फिर तो ये सारा एग्रीमेंट और ये सब तो, ये तो ढकोसलेबाजी हुई ना। ये तो सिर्फ एक लो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको और दबाने की कोशिश हुई, है ना। तो इसका क्यों क्यों इसकी अकाउंटेबिलिटी का कंसर्न रहेगा? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो किसी भी तरीके से फिर इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं, है ना। तो इसके इसकी ईमानदारी के ऊपर प्रश्न मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, तो हमारे देखो सारे आंसर्स हमें मिल गए। अब हमने सिर्फ जाके टिक करना है।
सबसे पहला आ गया इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की डेफिनेशन. व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हियर? क्या है इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम? काउंटिंग कार्बन एमिशन बाय पुअर कंट्रीज, गरीब देशों द्वारा जो कार्बन एमिशन किया जाए उसको काउंट करना नहीं. अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग कार्बन एवरी ईयर, कि हर साल जो भी कार्बन एमिट हो जाए, कार्बन हो, उसको काउंट करने का कोई सिस्टम नहीं. ये तो है एक्सचेंज करने का सिस्टम. ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. What is the third issue being mentioned in the context of share of the revenue? कि रेवेन्यू के शेयर के कंटेक्स्ट में थर्ड इशू क्या मेंशन किया गया था? क्या मेंशन किया था कि यूएन अडेप्टेशन फंड में इसके रेवेन्यू को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, है ना? यही था ना कंसर्न. तो फर्स्ट आ रहा है द रेवेन्यू में नॉट बी शेयर्ड विद द यूएन अडेप्टेशन फंड. ये रहा हमारा आंसर. द रेवेन्यू, कि उससे जो जनरेट हुआ रेवेन्यू वो शायद यूएन अडेप्टेशन फंड के साथ शेयर नहीं किया जाएगा. ओके. फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक. हमने पढ़ा कार्बन सिंक का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे हमारी गंदगी रिमूव हो जाए. कार्बन मतलब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो फॉरेस्ट क्या करेंगे? कार्बन सिंक, यानी कि फॉरेस्ट काम करेंगे कार्बन को कम करने का, कार्बन एमिशन को कम करने का. तो हमारा पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन, जो कि सही है. डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एड्स टू कार्बन. बोले कम होते हुए फॉरेस्ट जो है वो कार्बन का एमिशन को बढ़ा देंगे. नहीं, ये नहीं है. फॉरेस्ट कैन नॉट बोले फॉरेस्ट कार्बन एमिशन को रोक नहीं सकते. हाँ, ये सही है कि फॉरेस्ट कार्बन एमिशन को रोक नहीं सकते, लेकिन इस लाइन का मतलब ये नहीं है. ओके. फॉरेस्ट कैन इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. अब फॉरेस्ट अगर कार्बन एमिशन को कम करेंगे तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाएगा. लेकिन इस लाइन का मीनिंग ये नहीं है. फिर से ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, बट हमें तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब बताना है. तो इसका मतलब है फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन. ओके. कंसर्न क्या था उसकी? इंटीग्रिटी ऑफ द काउंटिंग सिस्टम. क्या कंसर्न था उसका कंसर्न यही था कि डेवलप्ड कंट्रीज शायद उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं अपने क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, है ना? यही कंसर्न था उनका. तो अब हम चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन है डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी एडहेरिंग टू क्रेडिट सिस्टम. वो कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज या कंपनीज हैं वो शायद इसका पालन ना करें. एडहेरिंग मतलब पालन करना. ओके. तो पालन करना, तो वो कह रहे हैं कि क्रेडिट सिस्टम का पालन शायद वो ना करें. डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड बी एडहेरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम. वो बोल रहे हैं कि इसका जो क्रेडिट सिस्टम है उसका पालन करेंगी डेवलप्ड कंट्रीज. तो हमें तो डाउटफुल ही है कि डेवलप्ड कंट्रीज मैनिपुलेट कर सकती हैं अपने कार्बन पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, तो वो क्रेडिट सिस्टम का शायद पालन ना करें. हमारी नज़र में तो ऑप्शन ए थोड़ा सही लग रहा है ना? सही है. अब आगे देखते हैं. पुअर कंट्रीज वुड नॉट बी एडहेरिंग टू क्रेडिट सिस्टम ऑन कार्बन एमिशन. वो बोल रहे हैं कि जो गरीब देश हैं वो इसको नहीं पालन करेंगे कार्बन सिस्टम को, क्रेडिट सिस्टम को. यार गरीब देशों का तो कोई लेना देना ही नहीं है. वो पालन करेंगे नहीं करेंगे, उनका तो शायद इतना कार्बन एमिट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तभी तो गरीब हैं क्योंकि उनके अंदर उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन की, है ना? पुअर कंट्रीज वुड बी एडहेरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम. बोल रहे पुअर कंट्रीज एडहेयर करेंगी, लेकिन वो पालन करेंगी तो उससे हमारे इसकी सत्यता ईमानदारी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर वो पालन करेंगी तो किसका पड़ेगा फर्क? जब डेवलप्ड कंट्रीज और कंपनीज पालन नहीं करेंगी तब पड़ेगा इसकी ईमानदारी के ऊपर फर्क, क्योंकि वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोटोकॉल हमने पढ़ा. प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जिसके जरिए काम किया जाना हो. तो फाइनल ट्रूथ मतलब एंड में जो ट्रूथ निकल के सामने आया, फाइनल ट्रूथ, ये तो नहीं होता. स्कूल ऑफ थॉट विचारों का संग्रह, नहीं ये भी नहीं होता. ठीक है. फॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ऑब्वियसली सेट ऑफ रूल्स या फॉर्मल तरीका किसी चीज को करने का. मीटिंग द टारगेट ऑफ 100% का टारगेट अचीव करना, नहीं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए
PDF हमारे इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप चाहें तो टेस्ट को भी वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने बाकी के टेस्ट नहीं दिए तो आप बैकडेटेड टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसके अलावा इंग्लिश माध्यम की आप ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वेबसाइट की डिटेल्स आपको दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप कॉल भी करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सेशंस लाते रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच और हमें अप्रिशिएट करते रहिए। दैट्स ऑल।